हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक सक्सेना और आप देख रहे हैं सुपर जीके एकेडमी यूट्यूब चैनल। मेरे द्वारा वीकली करंट अफेयर्स में ऐसे ही प्रश्नों को शामिल किया जाता है जिनके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक रहती है। आइए प्रारंभ करते हैं इस वीक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा बना है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: फ्रांस, इराक, अल्जीरिया और वेनेजुला। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है या विकल्प सही है वह वेनेजुला सही है। 10 लाख का नोट जारी करने वाला पहला देश जो है वेनेजुला बना है। वेनेजुला इस समय गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहां की मुद्रा जो है वो काफी सारे नोट ले जाने के बाद भी थोड़ा सा सामान आता है। यहां पर एक आपको उदाहरण बताऊं कि 10 लाख रुपए ले जाने के बाद भी, 10 लाख का नोट ले जाने के बाद भी वहां पर जो है वो केवल आधा किलो चावल ही मिल पाएंगे। आप इस बात से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा मुद्रा वहां चाहिए होती है। तो वहां की सरकार ने जनता की सुविधा के लिए यह निर्णय लिया है बड़ा नोट जारी करने का, जिससे बहुत सारी मुद्रा न ले जानी पड़े। अब यहां पे और इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि वेनेजुला की कैपिटल क्या है? तो वेनेजुला की कैपिटल जो है वो कराकास है। और वेनेजुला की करेंसी क्या है? तो वेनेजुला की करेंसी जो है वो बोलीवर है। क्या है? बोलीवर है। वेनेजुला के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में वेनेजुला के जो राष्ट्रपति हैं वो निकोलस मादुरो हैं। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर। 4 मार्च 2021 को जारी जीवन सुगमता सूचकांक 2020 ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद और चेन्नई। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वह उत्तर सही है बी, बेंगलुरु। 4 मार्च 2021 को जारी जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में जो है वो बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो 10 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब दूसरा स्थान किसका रहा? पहला स्थान जो है वो बेंगलुरु का रहा है और दूसरा स्थान जो है वो पूना का रहा है। तीसरा स्थान अहमदाबाद का रहा है और चौथा स्थान जो है वो चेन्नई का रहा है और पांचवा स्थान जो है वो सूरत का रहा है। अब हम बताते हैं 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो 10 लाख से जो कम जनसंख्या वाले शहर जो हैं उनको जीवन सुगमता सूचकांक में उसमें शिमला ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अर्थात पहला स्थान जो है वो शिमला का रहा है और दूसरा स्थान जो है वो भुवनेश्वर का रहा है, तीसरा स्थान सिलवासा का रहा है और चौथा स्थान जो है वो काकीनाडा का रहा है और पांचवा स्थान जो है वो सेलम का रहा है। तो यहां पर हमने दोनों में आपको बता दिया कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में जीवन सुगमता सूचकांक 2020 में बेंगलुरु का शीर्ष स्थान रहा है और 10 लाख से कम जनसंख्या वालों में शिमला का शीर्ष स्थान रहा है। अब एक बात क्या आती है कि जीवन सुगमता सूचकांक ये किसने जारी किया है? तो जीवन सुगमता सूचकांक जो है वो आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। अब यहां पर एक प्रश्न इसी तरह नया बन जाता है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जमा पर कितनी ब्याज देने का निर्णय लिया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: ए 8.25%, बी 8.35%, सी 8.5% और डी 8.75%। तो यहां पर जो हमारा सही विकल्प होगा या सही उत्तर होगा वो सी होगा, 8.5%। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म हुआ ईपीएफओ का। इसकी 4 फरवरी 2021 को श्रीनगर में इसके केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक हुई थी और उसमें जो है चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए जमा पर 8.5% की ब्याज देने का निर्णय हुआ। वर्ष 2019-20 में भी जो ब्याज थी वो भी 8.5% थी।
अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या हो सकते हैं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके मंत्री कौन है? तो वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री संतोष गंगवार हैं, जो कि बरेली से लोकसभा सांसद हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, 4th पर। 27 फरवरी 2021 से 2 मार्च 2021 तक आयोजित इंडिया टॉय फेयर 2020 का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: अमित शाह, स्मृति ईरानी, संतोष गंगवार और नरेंद्र मोदी। तो 27 फरवरी को इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये कब से कब तक चला? 27 फरवरी से 2 मार्च 2021 तक इंडिया टॉय फेयर 2020 आयोजित हुआ। अब यहां पर इस टॉय फेयर के आयोजन का उद्देश्य क्या है या इसके पीछे की क्या बात है? तो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जो है वो खिलौना के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यहां इस पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि लगभग 100 अरब डॉलर, कितनी राशि बताई मैंने? लगभग 100 अरब डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। कितना? लगभग 100 अरब डॉलर के वैश्विक खिलौना बाजार में भारत की हिस्सेदारी बहुत कम है। भारत के जो है 85% खिलौनों का विदेश से आयात होता है। तो प्रधानमंत्री की रणनीति क्या है या प्रधानमंत्री की इच्छा क्या है कि खिलौना के क्षेत्र में भारत जो है वो आत्मनिर्भर बने और वैश्विक बाजार में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पर। चुनाव आयोग ने 26 फरवरी 2021 को कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: 2, 3, 5 और 6। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही होगा वह 5 सही होगा। 4 तो राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग ने जो है वो विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। इन पांचों, कुल मिलाकर 5 और 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसलिए चुनाव आयोग ने यहां पर जो है वो चुनाव कराने का निर्णय लिया है। तो मतदान की तिथियां भी घोषित कर दी हैं, कितने राउंड में होगा यह भी घोषित कर दिया है। अब हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सामने फिगर लगा हुआ है असेंबली इलेक्शन 2021। तो यहां पर हम सबसे पहले बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य कौन सा है? असम। तीसरा राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। चौथा राज्य कौन सा है? केरला। और 5वां जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी, जहां पर वर्तमान में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। अब देखिए, हमें यहां पर यह भी मालूम होना चाहिए कि चुनाव आयोग की बात हम कर रहे हैं, चुनाव आयोग घोषणा करता है। तो वर्तमान में भारत के जो है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। याद रखिएगा, उन्होंने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन 5 जगह पर चुनाव की घोषणा की है। तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो सुनील अरोड़ा हैं। यहां पर यह बात हमें और मालूम होनी चाहिए कि ये जो 4 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इमेज के हिसाब से ही कि वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में 294 असेंबली सीट हैं। पश्चिम बंगाल में 294 जो हैं वो विधानसभा सीटें हैं। और वर्तमान में पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी हैं और वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं या राज्यपाल हैं वो जगदीप धनखड़ हैं। अब आते हैं असम पर। असम में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो असम में जो है वो 126 विधानसभा सीटें हैं। और असम के जो है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर अर्थात राज्यपाल जो है वो जगदीश मुखी है। अब आते हैं तमिलनाडु पे। तो तमिलनाडु में कुल विधानसभा की सीटें कितनी हैं? तो तमिलनाडु में कुल विधानसभा की सीटें 234, 234 जो हैं वो विधानसभा की सीटें हैं। और वहां पे तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं वो ई.के. पलानीस्वामी हैं। अब हम बात करते हैं केरला की। तो वर्तमान में केरला में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो केरला में जो हैं वो 140 विधानसभा सीटें हैं।
केरला के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरला के मुख्यमंत्री विजयन पिनराई हैं। कौन है? विजयन पिनराई हैं वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री, और वर्तमान में केरल के जो राज्यपाल हैं वो आरिफ मोहम्मद खान है। अब आते हैं हम पुडुचेरी पे। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो विधानसभा की सीटें हैं वो 30 है, और वर्तमान में वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, और वहां की जो उपराज्यपाल हैं, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल का पद होता है, तो उपराज्यपाल वहां की कौन है? डॉक्टर टी सुंदर राजन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल अर्थात मेन सिंगल का खिताब जीता है? ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं: ए दानिल मेदवेदेव, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच, और डी रोजर फेडरर। तो यहां पर जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा नोवाक जोकोविक। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का पुरुष एकल खिताब जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होता है, विजेता ना पूछ के उपविजेता पूछ लेते हैं, और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में कहिए तो हमें उसका उत्तर हमें मालूम है, और हम ये सोचते हैं विजेता ही पूछा होगा, और उप जो लिखा होता है वो हम जल्दी में पढ़ना भूल जाते हैं, और हम विजेता का। तो हमें यह भी मालूम होना चाहिए उपविजेता कौन है, या नोवाक जोकोविच ने किसे पराजित किया है। तो नोवाक जोकोविच ने रूस के दानिल मेदवेदेव को पराजित किया है, अर्थात उपविजेता कौन हुए ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेन सिंगल्स के, तो वो दानिल मेदवेदेव हुए। यहां पर हमें यह और मालूम होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब अर्थात वुमेन सिंगल खिताब किसने जीता है? तो वुमेन सिंगल का खिताब जो है वो जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। किस खिलाड़ी ने जीता है? जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। और उन्होंने किसे पराजित किया, अर्थात कौन उपविजेता बना है? तो जेनिफर ब्रेडी। ये कहां की खिलाड़ी है? ये यूएसए के खिलाड़ी हैं। हमें खिलाड़ियों के देश का भी मालूम होना चाहिए कि उनका संबंध किस देश से है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि सर्बिया के नोवाक जोकोविच हैं, उनका संबंध सर्बिया से है। इसी तरह हमें नाओमी ओसाका, उनका भी हमें मालूम होना चाहिए कि नाओमी ओसाका जो है उनका संबंध किस देश से है, तो वो जापान की हैं। दानिल मेदवेदेव किस देश की हैं? तो दानिल मेदवेदेव जो हैं वो रूस के हैं। जेनिफर ब्रेडी किसकी हैं? तो जेनिफर ब्रेडी यूएसए की हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। निम्न में से किसने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? ऑप्शन ए है रामशंकर कठेरिया, ऑप्शन बी है विजय सापला, ऑप्शन सी है नंद कुमार साय, और ऑप्शन डी है भगवान लाल साहनी। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही होगा वो होगा विजय सापला। यहां पर जो सही उत्तर होगा वो होगा विजय सापला, और यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो विजय सापला की है। अब हम ये जान लेते हैं कि विजय सापला है कौन। विजय सापला भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं। वर्ष 2014 में ये होशियारपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे, और वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक ये केंद्रीय सामाजिक न्याय कल्याण एवं अधिकारिता मंत्री रहे। ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री विजय सापला वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जात आयोग के नए अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। अब यहां पर क्या बात आती है कि उन्होंने किसका स्थान लिया है, या उनसे पहले कौन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष था? तो उन्होंने रामशंकर कठेरिया का स्थान लिया है, जो कि जिनका कार्यकाल मई 2020 में पूरा हो गया था, और तब से लेकर अब तक मई 2020 से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त था। अब एक बात क्या आती है, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट यहां क्या बनता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है या नहीं, यह भी हमें जरूर मालूम होना चाहिए। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनसूचित आयोग जो है, अनुसूचित जाति आयोग जो है, वो एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय का तात्पर्य यह होता है कि उसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है उसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 में
किया गया है। यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में किया गया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 338 में अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। और अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख जो है वो आर्टिकल 341 में किया गया है। अब एक बात और क्या आती है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित उनके रक्षा उपायों से जुड़ी रिपोर्ट को जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, जय शाह, दुष्यंत चौटाला, मोहम्मद मुश्ताक अहमद और नीरज शाह। यहां पर हमारा उत्तर सही है, दुष्यंत चौटाला। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष दुष्यंत चौटाला को नियुक्त किया गया है। यहां पर जो आप इमेज देख रहे हैं वो दुष्यंत चौटाला की है और दुष्यंत चौटाला वर्तमान हरियाणा की सरकार में उप मुख्यमंत्री भी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 26 फरवरी से 2 मार्च 2021 के मध्य कहां आयोजित हुए, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को उद्घाटन किया है। ऑप्शन हमारे इस प्रकार हैं, गुलमर्ग, शिमला, नैनीताल और पंचकुला। तो दूसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल जो हैं वो 26 फरवरी से 2 मार्च के मध्य आयोजित हुए हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा गुलबर्ग में उद्घाटन किया है। 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन खेलों में हिस्सा लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो यहां पर विकल्प जो दिए हैं वो है ए ब्राजील, बी चीन, सी रूस और डी भारत। तो यहां पर जो हमारा उत्तर सही है वो उत्तर सही है भारत। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा। अब ब्रिक्स माने बी का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन से इस संगठन में देश शामिल हैं वो ब्रिक्स में ही पता है। ब्रिक्स का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है, बी से मतलब क्या है, ब्राजील। इस मतलब किसका तात्पर्य क्या हुआ कि ब्राजील इस संगठन का एक सदस्य देश है। आर का मतलब क्या हुआ, रसिया या रूस। आई का मतलब क्या हुआ, इंडिया मतलब भारत। सी का मतलब क्या हुआ, चाइना चीन। और एस का मतलब क्या हुआ, साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका। तो ये जितने नाम मैंने बताए 5, ये ब्रिक्स संगठन के सदस्य देश हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और इसे लाइक करें। साथ ही मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक